आज हम लोग भौतिकी के जो उपकरणों के बारे में पढ़ रहे थे उसके भाग 2 में हम लोग आ चुके हैं। उपकरणों के भाग 2 में देखिए, पहले भाग में हम लोगों ने टोटल 15 लगभग 15 उपकरण देखे थे। उपकरण इस साइड लिखा था मैंने और उसके नाम उसके काम को इस साइड लिखा था, और यहां से मैंने बताया था कि सीधे प्रश्न में देखने को मिलते हैं। तो उन 15 यंत्रों के बाद और भी 10 यंत्र आज हम चर्चा करेंगे। इन 10 यंत्र को पढ़ने के बाद टोटल हम 25-30 यंत्र जैसे हो गया, उसमें से सीधे हमें देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। देखिए, आज का जो पहला यंत्र हम ले रहे हैं वो है एस्केलेटर। यह भी आधुनिक युग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मैंने बस उन्हीं यंत्रों को उठाया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यंत्रों की जो श्रृंखला होती है लगभग 60 है, मतलब अभी तक टोटल 60 यंत्रों को हर किताब में बताया जाता है, लेकिन 60 में से बस 25 से 30 यंत्र ऐसे हैं जो अभी तक एग्जाम में रिपीट करते हैं। जैसे मैंने 15 यंत्र पिछले में बता दिया है, और इसका पहला यंत्र एस्केलेटर जब से आधुनिक युग में सबसे ज्यादा इस समय बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस मशीन का, इसी के लिए हमें इसे पढ़ना जरूरी था। तो एस्केलेटर हम किसे कहते हैं? जो सीढ़ी, चलती हुई सीढ़ी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केलेटर। और फिर इस पे सवाल पूछता है कि एस्केलेटर चलता है तो उसमें चलने में क्या मदद करता है? 2-3 चीजों का नाम याद रखना है। एक, एस्केलेटर को चलने में डायनेमो का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। एक यंत्र जो एस्केलेटर को मदद करता है उसका नाम क्या है? डायनेमो। अब डायनेमो क्या होता है मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में, तो आपको डायनेमो यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो आप डायनेमो जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। डायनेमो क्या होता है अब सुनिए। एस्केलेटर को चलने में डायनेमो मदद करता है। दूसरा, एस्केलेटर को चलने में बहुत सी गेंद का सहारा लिया जाता है। अब कहेंगे कि गेंद का सहारा क्यों लिया जाता है? अब इसके लिए आपको विज्ञान को बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि गेंद लगाने से किसी भी जगह पे ऊर्जा की खपत क्या होती है? कम। गोलीय वस्तु में ऊर्जा की खपत कम होती है, तो सीढ़ी में ऊर्जा की खपत कम हो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? गेंदों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसके चक्कर में ना पड़े, बस आप याद रखें कि आपको इस तरह एग्जाम में दे देता है, रीजनिंग में भी दे देता है कि एस्केलेटर, फिर डॉट लगा के दे देगा डायनेमो या गेंद, कौन उससे संबंधित है। तो आपको बताना पड़ेगा कि एस्केलेटर से डायनेमो और गेंद, बस 2 ही चीज उससे कनेक्टेड है। तो पहला यंत्र उम्मीद है आपको याद रहेगा कि एस्केलेटर का संबंध किससे है? चलती हुई सीढ़ी से। एस्केलेटर का संबंध किससे है? चलती हुई सीढ़ी से। अब सुनिए, अगला है बैरोमीटर। पिछले वीडियो में मैंने हवा से जुड़े हुए 3 यंत्रों का चर्चा किया था। हवा से जुड़े हुए टोटल हमें 4 यंत्र पढ़ने हैं, जिसमें से मैंने 3 का चर्चा पिछले वीडियो में किया था। आज चौथा यंत्र पढ़ा रहा हूं, वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर, मीटर जिसके भी शब्द के अंत में आ जाए वो समझ लीजिए कि वो मात्रा को नापने के लिए, या उसके मैग्नीट्यूड मतलब कितना मात्रा वो प्रेजेंट है उसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंत में मीटर आया, नापेगा। बैरो मतलब हवा समझ लीजिए। तो हवा के दाब को, हवा मतलब वायुमंडल के दाब को, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हवा का एक चादर पाया जाता है। ठीक, इस पूरे हवा के चादर को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। क्या बोलते हैं? वायुमंडल। और ये वायुमंडल धरती के सतह पे क्या लगाता रहता है? एक बराबर दाब लगाता रहता है। तो वायुमंडल के द्वारा लगाए गए दाब को, वायुमंडल के द्वारा लगाए गए दाब को किसके ऊपर? धरती के ऊपर। वायुमंडल के द्वारा धरती के ऊपर लगाए गए दाब को हम लोग क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? बैरोमीटर का। बैरोमीटर की इकाई क्या होती है? तो बार। क्या होती है? बार। मतलब वायुमंडलीय ताप को किस चीज में नापा जाता है? बार में। बार पास्कल से जुड़ा हुआ है। अब ध्यान से समझिए, अभी मैं आपको यंत्र से जुड़ा हुआ जो छोटा सवाल बनता रहता है वो भी पढ़ाते चल रहा हूं। देखिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को नापता है, और वायुमंडलीय दाब को नापने की इकाई क्या होती है? बार। क्या होती है? बार। अब ध्यान से सुनिए, कार्डियोग्राम। अगला क्या है? कार्डियोग्राम। अगला क्या है? कार्डियोग्राम। कार्डियो का मतलब ही होता है हृदय। आप अस्पताल में जाएंगे तो आपको कार्डियोलॉजी विभाग मिलता है। कार्डियोलॉजी विभाग में हृदय का रोग देखा जाता है। उसी तरह कार्डियोग्राम, कार्डियो शब्द से आपको याद रह सकता है, कार्डियो मतलब हृदय से जुड़ा होगा, ग्राम मतलब जो हृदय के बारे में कुछ नापता हो। और ये हृदय के बारे में क्या नापता है? मनुष्य के हृदय की गति को नापता है। मनुष्य के हृदय के गति को नापता है। तो याद रखिएगा, कार्डियोग्राम जो करता है वो भौतिकी के सिद्धांत पे काम करता है। आप कहेंगे कि ये तो हमने जीव विज्ञान का कोई यंत्र उठा लिया, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि भले जीव विज्ञान का यंत्र है, लेकिन काम किसके सिद्धांत पे करता है? तो भौतिकी के सिद्धांत पे करता है। तो तीसरा यंत्र यही है कि कार्डियोग्राम। कार्डियो मतलब हृदय, ग्राम मतलब हृदय को नापने वाला। हृदय के गति को नापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं?
कार्डियोग्राम। तो उम्मीद है आपको तीसरा हो जाएगा। अब सुनिए, अगला कहता है कि ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए, कहीं पे कितना ऊष्मा हमारा बना, ऊष्मा की मात्रा को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कैलोरीमीटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? कैलोरीमीटर का। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे याद रखें। देखिए बहुत से यंत्र तो ऐसे है ना जो हमें नाम से ही पता लग जाता है। जैसे देखिए कैलोरी, अब आपने यदि ऊष्मा चैप्टर अभी मैंने पढ़ाया नहीं, आप ऊष्मा चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको पता होगा कि हम ऊष्मा को कैलोरी में नापते हैं। किसमें नापते हैं? कैलोरी में। तो कैलोरी, मीटर मतलब मैं बताया हूं, जहां मीटर लग जाए मतलब नापने की बात चलिए। कैलोरी मतलब ऊष्मा। ऊष्मा को नापने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं? कैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं? कैलोरीमीटर। तो चौथा यंत्र है कैलोरीमीटर। चौथा यंत्र क्या है? कैलोरीमीटर। उम्मीद है आपको सब चीज समझ में आ रहा होगा। देखिए तो ऐसे करके हमने 4 यंत्रों को देख लिया। मैं बीच बीच में हट जा रहा हूं ताकि आप नोट भी करते चले। एक बार आप इसको पूरे वीडियो को पूरा देखें, धीरे धीरे आराम से समझते हुए। लेकिन जब एक बार पूरा कंप्लीट हो जाए, यदि आपको फिर भी डाउट हो तब एक बार तेज करके देखें। ये नहीं बोलूंगा कि हर बार आप समय अपना इन्वेस्ट करें, लेकिन एक बार तेज करके सुने। सुनने से आपको लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सुनते सुनते आपके दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा। जब आपको एग्जाम में ऑप्शन दिखेगा आपको बहुत मदद मिलेगा। ऑप्शन दिखेगा तो मदद मिलेगा ये कि आपको भले लगेगा कि मुझे याद नहीं है, लेकिन ऑप्शन आप सही टिक करके आएंगे। आप सोचेंगे कि मैंने अंदाज पे सही किया, नहीं, वो आपके पढ़ने का फायदा था। तो 4 इंस्ट्रूमेंट हमने, 4 यंत्रों को अभी देख लिया, एस्केलेटर, बैरोमीटर, कार्डियोग्राम और कैलोरीमीटर। ठीक, आगे सुनिए। कार्बोरेटर क्या होता है? कार्बोरेटर बहुत शब्द इस्तेमाल होता है, हम बाइक में देखे बहुत ज्यादा कार्बोरेटर। तो देखिए कार्बोरेटर क्या होता है, हमारे गाड़ी में पेट्रोल जो होता है, जो बाइक में जब पेट्रोल की खपत अधिक होने लगती है या कम होने लगती है, पेट्रोल पहुंचने में कोई दिक्कत होता है, तो जब भी आप मैकेनिक के पास जाएंगे तो बोलते हैं कार्बोरेटर चेंज करना पड़ेगा। तो कार्बोरेटर का काम क्या है? वो गाड़ी के अंदर हो रहा है पेट्रोल के दहन, मतलब उसके मात्रा को क्या करता है? नियंत्रण करता है। गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल जाएगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जब आपका कार्बोरेटर खराब हो जाएगा तो उस समय गाड़ी बहुत ज्यादा पेट्रोल लेने लगती है। ठीक, तो इससे आप याद रख सकते हैं कार्बोरेटर हमारे दैनिक जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ एक यंत्र है, इसीलिए मैंने इसको लिया और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो कार्बोरेटर क्या होता है? ऐसा यंत्र जो वाहनों के अंदर पेट्रोल के दहन के मात्रा को क्या करता हो? नियंत्रण करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोरेटर बोलते हैं। तो ये हमारा 5वां यंत्र था। इसके बाद है अगला कम्यूटेटर। देखिए कार्बोरेटर और कम्यूटेटर एक जैसा होता है, इसीलिए ये दोनों पूछता रहता है, ताकि लड़के कितनी बार कम्यूटेटर में कार्बोरेटर का काम टिक करके आ जाते हैं और कार्बोरेटर में कम्यूटेटर का। देखिए जो जनरेटर होता है, मैंने बताया था कि वो डायनेमो की मदद से बिजली उत्पादन करता है, विद्युत उत्पादन करता है। अब विद्युत चैप्टर जो अभी आपका अगला चैप्टर बनेगा उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा विद्युत 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। तो एसी और डीसी एक दूसरे में बदला जा सकता है, उस बदलने का काम कौन करता है? कम्यूटेटर करता है। कौन करता है? कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिएगा कार्बोरेटर और कम्यूटेटर मैंने इसीलिए एक पास लिखा भी है ताकि आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो। आप इस तरह याद रख सकते हैं कि कार्बोरेटर मतलब बाइक से याद रखिएगा, कम्यूटेटर मतलब जनरेटर से। ठीक, तो जनरेटर क्या करता है? बिजली का काम। तो आप याद इससे हो जाएगा कि कम्यूटेटर का संबंध किससे होता है? बिजली से। बिजली में क्या करता है? तो एसी को डीसी में बदलने का काम और डीसी को एसी में बदलने का काम। चलिए आगे देखिए, अगला है डाइलेक्ट्रोमीटर। क्या है? डाइलेक्ट्रोमीटर। अब देखिए जैसे बहुत से वस्तु ये होता है ना, देखिए हम लोग आयतन का फॉर्मूला मैथ में पढ़े हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हमारे रियल लाइफ में आकार देखने को मिल जाते हैं जिसका आयतन हम जोड़ नहीं सकते हैं, उसका आयतन हम फॉर्मूला से निकाल नहीं सकते। उन यंत्रों का आयतन में परिवर्तन होता रहता है। तो उन्हीं आयतन में परिवर्तन को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, एक यंत्र बनाया गया है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है? डाइलेक्ट्रोमीटर। तो उम्मीद है ये बहुत ही अलग टाइप का है, इसीलिए पूछता रहता है। ठीक, अब देखिए डाइलेक्ट्रोमीटर आपको समझ में आ गया। अब इसी के पास ई से ही शुरू होने वाला इंडोस्कोप। इंडोस्कोपी एक विधि होती है, तो इंडोस्कोपी नहीं, हम इंडोस्कोपी विधि में इस्तेमाल होने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? इंडोस्कोप। इंडो मतलब होता है अंदर, स्कोप मतलब देखना। तो शरीर के अंदर के चीजों के मतलब मानव के आंतरिक अंगों को देखने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल होता है, मानव के आंतरिक अंगों को देखने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोस्कोप। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोस्कोप। तो डाइलेक्ट्रोस्कोप और इंडोस्कोप में
डिस्टर्ब मत होइएगा। इंडोस्कोप बहुत ही ज्यादा इस समय हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होता है। कोई भी आंतरिक परेशानी ज्यादा गंभीर हो जाती है तो हम अल्ट्रासाउंड के बाद सीधे क्या कराते हैं, इंडोस्कोपी, ताकि हम आंतरिक अंगों को देख सके। चलिए इसके बाद सुनिए, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। अब देखिए, डाई इलेक्ट्रोमीटर और इलेक्ट्रोस्कोप और इंडोस्कोप सब एक जैसे, इसीलिए मैं एक पास लिखा हूं। इलेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है, तो आपको किसी क्षेत्र में बिजली पहुंच रही कि नहीं, आप इस तरह समझ सकते। घर में एक टेस्टर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, जिससे हम तार को टच करके बता सकते हैं कि यहां पे बिजली मौजूद है कि नहीं है। उसी तरह हवा में भी बिजली मौजूद होती है, विद्युत करंट मौजूद होती है, विद्युत तरंगे मौजूद होती है। तो हमारे आसपास विद्युत की तरंग, चार्ज, आवेश मौजूद है कि नहीं है, यह पता करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, इलेक्ट्रोस्कोप। किसका इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोस्कोप। अगला है कंपास। कंपास का इस्तेमाल चुंबकीय क्षेत्र का पता करने के लिए, या इसका इस्तेमाल जो यात्रा करने वाले लोग हैं दिशा का पता करने के लिए भी करते हैं। लेकिन दिशा का पता भी ये किसके सिद्धांत पे करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का पता करके ही। तो आप इसको सीधा याद रख सकते हैं कि कंपास हमें दिशा नहीं बताता है, दिशा में भले हम उसका इस्तेमाल करते हैं, कंपास हमें बताता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। यदि आपके ऑप्शन में चुंबकीय क्षेत्र ना देके दिशा दे दे, तो अब आप दिशा को लगाइएगा। यदि ऑप्शन में दोनों दिखे तो आपका पहला काम होगा चुंबकीय क्षेत्र को लगाना है। ये डाउट वाला क्वेश्चन है कि आपको ऑप्शन में कंपास नाम देके और ऑप्शन में दोनों दे दे, तो आप किसको लगाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र को। यदि चुंबकीय क्षेत्र नहीं दिखेगा तब हमारा किसके ऊपर प्राथमिकता होगा, दिशा के ऊपर। तो ये वो 10 यंत्र थे जिसको हमने आज देखा। पिछले वीडियो में 15 यंत्र और इसमें 10, 25 यंत्र आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद जो बाकी यंत्र है वो इतने ज्यादा जरूरी नहीं, वो हमारे दैनिक जीवन में भी नहीं देखने को मिलते और हमारे एग्जाम में भी अभी तक उतना देखने को नहीं मिले हैं। आप यदि इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को फिर से तेज करके जरूर देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में एक यंत्र के ऊपर सवाल सीधा डायरेक्ट पूछता है। ठीक।